हेलो फ्रेंड्स, आज आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो 10 रहेगा। आपकी जो आज डेट है वो है 26 डेट। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को आपके, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बच्चों का विकास बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन पैर से सिर की ओर, सेकंड ऑप्शन जटिल से सरल की ओर, सी ऑप्शन विशिष्ट से कठिन की ओर, और आपका डी ऑप्शन आता है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो बच्चे का विकास बढ़ता है, पैर से सिर की ओर बढ़ता है, जटिल से सरल की ओर, विशिष्ट से कठिन की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यह आपका एक ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, जिसमें आपका आएगा यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन ना हो के यहाँ पे है ऑप्शन आपका सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर भी यही रहेगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि बच्चे का जो विकास बढ़ता है या होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? बच्चे का विकास बढ़ता है। इसका मतलब होता है कि बच्चा पहले पूरे शरीर को, मीन्स कोई भी बच्चा है, ठीक है, कोई भी बच्चा है उसका पहले क्या है? पूरा शरीर। यहाँ इसका मतलब है बच्चे का पहले जो पूरा शरीर है वो पूरा शरीर या फिर जो बड़ी सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं उनको करता है, और फिर क्या करता है? इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या करता है? धीरे धीरे क्या है? गतिविधियां जो होती हैं उसको नियंत्रण करना सीख जाता है। क्या करना सीख जाता है? नियंत्रण करना सीख जाता है जो गतिविधियां होती हैं, और अधिक स्पष्ट या छोटी और जो सटीक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको करने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आता है इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आता है कि मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक कोई भी बच्चा है, ओके, वो क्या करेगा? वो पहले पूरे अपने क्या करेगा? पूरे हाथ से खिलौने को क्या है? पकड़ने का ट्राई करेगा। फिर उसके बाद क्या है? जो उसकी फिंगर होती हैं, ओनली जो उसकी फिंगर होती हैं, उन उंगलियों से, केवल उंगलियों का उपयोग करके ही उसको क्या है? कुशलता से क्या है? पकड़ सकता है या सीख सकता है। तो ये क्या है? ये बच्चा जो है, इसमें बच्चा क्या है? पहले सामान्य क्रिया कर रहा है, मीन्स पूरे हाथ से किसी खिलौने को पकड़ने का ट्राई कर रहा है। देन उसके बाद जो है, जो उसकी उंगलियां हैं उसका उपयोग करके कुशलता से पकड़ने का क्या है? सीखता है उसको। तो क्लियर हो गया आपको कि जो बच्चे का विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन इस जो डी है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये आपको। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। सेकंड क्वेश्चन इज आता है आपका कि निम्न में एनसीएफ का मुख्य फोकस बाल केंद्रित शिक्षा के साथ और क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आता है चित्रात्मक माध्यम से सीखना, सेकंड ऑप्शन आता है केवल खेल खेल में सीखना, थर्ड ऑप्शन आता है भ्रमण से सीखना, या फिर डी ऑप्शन आता है बिना बोझ के सीखना। एनसीएफ का मुख्य फोकस बाल केंद्रित के बारे में हो रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के साथ और क्या होना चाहिए या फिर क्या होता है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि बिना बोझ के सीखना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिना बोझ के सीखना। ठीक है, ठीक है। और जो आपका जो एनसीएफ होता है इसको हम बोलते हैं नेशनल करिकुलम करिकुलम फ्रेम बुक। क्या बोलते हैं? फ्रेम बुक। ठीक है, और इसका जो मुख्य फोकस है वो यही है कि बाल केंद्रित शिक्षा और बिना बोझ के सीखना होता है। कि जो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, बिना बोझ के सीखना होता है, जिसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य होता है कि रटकर सीखने को बढ़ावा देना और पाठ्यक्रम को क्या है? आनंदमय या फिर तनाव रहित बनाना इनका मतलब होता है। कि छात्र क्या होता है कि छात्रों में क्या है? रचनात्मक या फिर सक्रिय जो भागीदारी होती है उसको क्या करता है? प्रोत्साहित भी ये करता है। और इसका उद्देश्य होता है आपका जो एनसीएफ होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका, इनका उद्देश्य है कि बच्चा जो है, कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, अगर किसी बालक की बात करते हैं तो उसका संपूर्ण क्या है? उसका संपूर्ण क्या है? शारीरिक, मानसिक, उसका जो भावात्मक
भावनात्मक, ठीक है, विकास को क्या करना है, सुनिश्चित करना है, और जहाँ सीखना एक सुखद अनुभव हो ना कि एक बोझ लगे। मीन्स जो बच्चा सीख रहा है उसको वहाँ गुड फीलिंग आनी चाहिए, अच्छा अनुभव होना चाहिए, अच्छा फील करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसको क्या लगे, एक बोझ लगे, ठीक है। और ये NCF जो है बोझ, बिना बोझ के सीखने का मतलब यहाँ मेन पॉइंट इसका यही आता है, रटन विद्या का विरोध करना। मीन्स कि जो रटना होता है उसके बजाय क्या है, समझना, ठीक है। तो इसमें आपका यही होता है, ठीक है। आपका NCF आपको क्लियर हो गया कि इसका उद्देश्य क्या है। और यहीं अगर हम बात करते हैं आपके बाल केंद्रित अगर हम यहाँ शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बच्चे को केंद्र में रखना। कि इसमें क्या है, मीन्स इसमें क्या है, बच्चे को क्या है, बिल्कुल केंद्र में, मीन्स सेंटर में रखा जाता है। इसमें मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की जो रुचि होती है, बच्चे की क्या होती है, कोई भी बालक है उसकी क्या है, उसकी रुचि होती है, ठीक है। उसी के साथ उसकी क्या होती है, जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा उसकी होती है। और इसमें क्या होती है, क्षमता उसकी होती है, ठीक है। उसको और पाठ्यक्रम की जो योजना है उसको संचालन का केंद्रीय बिंदु इसमें क्या है, माना जाता है आपका, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर आपका आता है जो बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, इसके अंदर आता है सक्रिय भागीदारी। क्या आता है, सक्रिय भागीदारी। इसका मतलब होता है यहाँ पे सक्रिय जो भागीदारी होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चे को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कराना। मीन्स कोई भी अगर बालक है उसको ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त कराओगे, प्लस उसके साथ क्या है, उसे सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में क्या है, भाग लेना, और उसका क्या है, अन्वेषण करना। क्या करना, अन्वेषण भी करना उसका, और सृजन करने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करती है, जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होती है। और ये आपका जो बाल केंद्रित शिक्षा है ये आपका क्या करती है, ये व्यक्तिगत विकास, क्या करती है, व्यक्तिगत विकास भी ये करती है। किस तरीके से, कि बच्चे में क्या करती है, आत्मविश्वास, क्या करती है, आपका जो आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास हो गया आपका, आपका सम्मान हो गया इसमें, ठीक है। आपका सामाजिक जो कौशल होते हैं वो हो गया, या स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज़ को सोचना, उसको विकसित करने पे क्या करती है, जोर देती है, क्या चीज़, आपकी बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। और आपका अगर यहाँ हम आंसर की बात करें कि जो इसका करेक्ट आंसर हमारा आया था कि बिना बोझ के सीखना, तो बिना बोझ के सीखने का मतलब जो फर्स्ट पॉइंट आता है सबसे पहले, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, इम्पोर्टेंट लिख लेना। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ यही आता है, रटन विद्या का विरोध करना। रटन विद्या विरोध, ठीक है। कि जो रटने की विद्या होती है उसका क्या है, विरोध किया जाता है। इसका मतलब ही यही है कि बच्चे को क्या है, समझकर सिखाना है, जिससे छात्र परीक्षा के लिए रटने का जो बोझ है उसको वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से इसमें सेकंड पॉइंट आता है, इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है इसमें पाठ्यक्रम में बदलाव। पाठ्यक्रम बदलाव का यहाँ मतलब ये है कि इसके तहत क्या है, जो पाठ्यक्रम है उसको कम किया जाए, ठीक है। और जो तनाव है, जो टेंशन है, उसके रहित बनाने के लिए क्या है, बड़े बदलाव की क्या है, सिफारिश की गई थी इसमें, ताकि बच्चे जो हैं वो आनंद पूर्वक होके सीख सकें, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आता है, थर्ड पॉइंट आता है इसमें आपका, थर्ड पॉइंट आता है इसमें आनंदमय, ठीक है, आनंदमय अनुभव। तो इसमें यही है कि शिक्षा एक बोझित प्रक्रिया ना होकर एक कैसी होनी चाहिए, आनंदमय, आपकी कैसी होनी चाहिए, आनंदमय, या फिर अनुभव ऐसा हो उनको जैसे आनंदमय वाला होना चाहिए, जो छात्रों को तनाव से क्या करे, मुक्त वाला माहौल में सीखने का क्या है, अवसर आपका दे सके, ठीक है। शॉर्ट में इसका कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो NCF है वो बच्चों के लिए एक ऐसी शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना चाहता है कि जहाँ पर जो बच्चा है
जो बच्चा है वो अपनी गतिविधि अपनी रुचि के अनुसार बिना किसी दबाव के या बोझ के सीख सके और उसका विकास हो सके, समग्र उसका विकास हो सके। तो यहाँ इसका मतलब यही है, बिना बोझ के सीखना। केवल खेल खेल में सीखना, अगर और ऑप्शन की भी हम यहाँ बात करते हैं, केवल खेल खेल में सीखना, तो भाई ऐसा भी नहीं है कि खेल खेल में तुम सीखे जा रहे हो, भ्रमण करके कि घुमाए घुमाए जा रहे हो, चित्र के माध्यम से, तो ऐसा नहीं है सिर्फ चित्र के माध्यम से। तो यहाँ जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट रहता है आपका डी ऑप्शन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बच्चा साथी की मदद से ही पहेली को क्या करता है, हल कर लेता है। ठीक है, जबकि अकेले नहीं कर पाता। तो ये अवधारणा क्या कहलाएगी? समीप विकास क्षेत्र ZPD, ऑपरेंट कंडीशनर, इकोसेट्रीम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि कोई बच्चा हेल्प से तो काम कर रहा है, हेल्प से तो कोई भी पहेली है, कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा है, लेकिन अकेले नहीं कर पा रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं ZPD। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर कि ये ZPD है आपका। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है आपका? जोन, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ, ज़रूरी नहीं है आपका हिंदी में नाम आए समीप विकास क्षेत्र, आपका इंग्लिश में भी नाम आ सकता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। तो ये जो होती है, ये अवधारणा ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कोई अधिक सक्षम व्यक्ति, मीन्स अगर कोई बच्चा है, उसका साथी हो सकता है, उसकी टीचर हो सकती है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्जियंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो उससे क्या है अधिक सक्षम हो, तो वो बच्चे की क्या है मदद कर सकता है, ताकि जो बच्चा है वो उस काम को कर सके जो वो अकेले नहीं कर पाता। ठीक है, ZPD एक अलग स्थिति है। हाँ नहीं, ZPD जो है, और ZPD जो है इसको दिया किसने था ये भी आपको पता होना चाहिए कि ZPD जो ये विकास का जो क्षेत्र का जो ये है सिद्धांत है, ये जो बात बताई है, कही है, ये किसने कही थी? वाइगॉत्स्की ने सिद्धांत दिया था, या ये अवधारणा बताई थी कि बच्चे किसी काम को अकेले और अधिक जो सक्षम व्यक्ति की मदद से क्या है कर पाते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका जो अधिक सक्षम व्यक्ति जो है प्रदान करता है, जो मतलब यानी सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि बच्चा अपने लक्ष्य तक पहुँच सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मचान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मचान भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इन 3 ऑप्शन की बात करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, तो ये क्या है? ये सीखने का सिद्धांत है। क्या है? ये एक सीखने का सिद्धांत है ये आपका, जिसमें किसी व्यक्ति या जानवर के व्यवहार के बाद मिलने वाले जो रिज़ल्ट होते हैं उसके आधार पर उसके दोबारा होने की संभावना क्या है? बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। मीन्स अगर इसमें क्या है, बिहेवियर क्या है, रिज़ल्ट जो है, अगर रिज़ल्ट जो है वो कैसे मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, तो उसमें क्या है, उस व्यवहार को दोहराने की संभावना क्या है? बढ़ जाएगी। अगर आपका रिज़ल्ट कैसा मिल रहा है, इसमें नेगेटिव मिलता है, तो उस व्यवहार को दोहराने की जो प्रक्रिया होती है, संभावना होती है, वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपका इसमें आ सकता है पुरस्कार या फिर प्रशंसा अगर कर दें, और यहाँ आता है इसमें नेगेटिव के लिए आता है इसमें दंड। ठीक है, ओके। और इसका एक एग्जांपल ये भी आ सकता है, कुत्ते का प्रशिक्षण आ सकता है इसमें, कि एक कुत्ता है, मान लो, उसको बैठना सिखाने के लिए क्या करते हैं, जब कुत्ता बैठता है तो उसको बिस्किट दे दिया जाता है। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव प्रबलन दे रहे हैं उसको। इससे क्या करेगा, कुत्ता बार बार बैठने की प्रक्रिया को दोहराएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर बैठूंगा तो मुझे बिस्किट मिलेगा। ठीक है,
क्लियर हो गया। और ये जो था ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो ये सिद्धांत था, ये किसने दिया था? ये दिया था आपका बीएफ स्कीनर ने इसको दिया था। किसने दिया था? बीएफ स्कीनर, बीएफ स्कीनर ने सिद्धांत को दिया था। ओके, तो क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चा बगीचे में घूमते समय बादल को क्या करता है? बादल को देखता है और कहता है कि बारिश होगी। ये क्या कहलाएगा उसका? सहज पूर्व अनुमान है, वैज्ञानिक निष्कर्ष है, धार्मिक निष्कर्ष है, या फिर रटा हुआ उसका तथ्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कि ये सहज क्या है? पूर्व अनुमान है, कि बच्चे को ऐसा कहना क्या है? सहज या स्वाभाविक अनुमान आता है आपका। ठीक है, क्योंकि जो बादल हैं उसको देखकर बच्चे ने बारिश होने की संभावना का क्या करा है? अनुमान लगाया है, जो कि मौसम के बदलते संकेत को समझने की उसकी क्या है? समझ का एक रिजल्ट है। और ये एक प्रकार का क्या है? सहज अवलोकन भी होता है। क्या होता है? सहज अवलोकन। सहज अवलोकन भी होता है, जहाँ किसी घटना लाइक मतलब कोई भी घटना है, जैसे कि घटना होगी हमारी बादल। ठीक है, घटना हो गई बादल के आधार पर भविष्य में होने वाली घटना तो हो गई, लेकिन भविष्य में होने वाली जो घटना है उसका अनुमान लगा रहे हैं। तो भविष्य की घटना कौन सी हो गई हमारी? भविष्य की घटना हो गई हमारी यहाँ पे बारिश। क्या हो गई? बारिश। ठीक है, तो बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये एक स्वाभाविक अनुमान है। क्यों होता है ये स्वाभाविक अनुमान? क्योंकि उसने क्या करा? संकेत को पहचाना। क्या करा? जो बालक है, जो बालक आता है, उसने क्या करा? संकेत, जो संकेत हैं उसको क्या है? पहचानना। ठीक है, मतलब कि बच्चे ने बादल को देखकर ये समझा कि बादल अक्सर बारिश लाते हैं और ये प्रकृति के सामान्य पैटर्न को क्या है? पहचानने का ही एक क्या है? रूप है। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे अनुभव या फिर हम ज्ञान कह सकते हैं। मतलब बचपन से ही बच्चे का जो वातावरण में हो रहे बदलाव जो हैं, या फिर मौसम में से जुड़ी जो भी घटनाएं के बारे में जो बच्चे ने सीखा है, तो बादल देखकर बारिश का अनुमान लगाना इसी सीख का क्या है? एक हिस्सा हो सकता है या फिर अनुभव हो सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसमें सरल अवलोकन। ठीक है, सरल अवलोकन में आता है कि किसी जटिल कारण या विश्लेषण किए बिना बच्चा तब केवल एक दृश्य संकेत मीन्स लाइक बादल के आधार पर एक क्या है? सहज और एक सरल अनुमान लगा रहा है, तो वो बच्चों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि बच्चा बगीचे में घूमता है, बादल को देखता है, तो वो क्या करता है? सहज पूर्व अनुमान ही लगाता है। ये आपका क्या है? ये आपका वैज्ञानिक के निष्कर्ष से नहीं हो रहा कि भाई बच्चा बगीचे में है, उसको क्या पता भाई वैज्ञानिक ने क्या निष्कर्ष निकाल रखा है। अब धार्मिक से भी नहीं है और रटा हुआ तथ्य भी नहीं है कि भाई हाँ रट रखा है कि बादल आएंगे तो बारिश होगी ही होगी, भाई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो उसका सिर्फ अनुमान था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बालक रुई धागे में कौन भारी है? मीन्स एक बालक जो है वो रुई और धागे में कौन भारी है जबकि वज़न नहीं देखता? ये उत्तर किस चीज़ पर आधारित है? वज़न नहीं देखता। ठीक है, तो फर्स्ट आता है सहज अनुमान, सेकंड आता है तार्किक सोच, थर्ड आता है वैज्ञानिक विधि, या डी ऑप्शन आता है इसका वैचारिक विधि। कोई बालक है वो ये नहीं देखता कि रुई और धागे में कौन भारी है जबकि उसने वज़न नहीं देखा उनका, तो ये उत्तर किस चीज़ पर आधारित होगा आपका? तो इसका करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन की सहज अनुमान। ठीक है, कि ये उत्तर जो है ये सहज अनुमान पर ही क्या है? आपका आधारित है।
तो इसमें क्या है, बच्चा क्या है, इसमें भी सहज अनुमान लगा रहा है। क्यों? क्योंकि सहज अनुमान ही लगाता है क्योंकि उसको नहीं पता भाई, उसने वज़न नहीं देखा कि धागे की लंबाई या फिर रुई की मात्रा कितनी है। तो ये उस चीज़ पर निर्भर करता है। मीन्स यदि धागा बहुत लंबा हो तो वह रुई से भारी हो सकता है और भले ही रुई की मात्रा कम हो। ठीक है। और इसके अपोजिट होता है कि यदि रुई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वह एक छोटे धागे के टुकड़े से भी भारी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है वज़न की जो सटीक तुलना करने के लिए क्या है, आप दोनों वस्तुओं की मात्रा या मात्राओं को देखना इसमें होगा। तो ये क्या है, ये एक बालक का क्या है, सहज अनुमान ही होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेंडर, कि जेंडर भूमि कारक या भूमिकार निम्न में से क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका लर्न बिहेवियर, अजैविक संरचना, जन्मजात व्यवहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जेंडर भूमिका निम्न में से क्या होती है आपकी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि लर्न बिहेवियर, अधिग्रहित जो व्यवहार है वो जेंडर भूमिकार जो है होता है। ठीक है, कि ये वो व्यवहार होता है या वो नियम होते हैं या वो अपेक्षाएं होती हैं जो समाज के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर क्या है, सिखाया जाता है, ना कि जन्म से। मीन्स कि आनुवांशिक या जैविक रूप से निर्धारित होते हों। ठीक है। ये क्या होता है, बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रक्रिया से लेकर लैंगिक भूमिका इसमें क्या है, सीखते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल है जैसे समाज में क्या होता है आपका, जो समाज है, समाज में क्या होता है आपका कि जो पुरुष होता है, मीन्स जो आपका फीमेल होती है और जो आपका मेल होता है, ठीक है, के लिए अलग अलग व्यवहार निर्धारित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो फीमेल है आपकी, जो आपकी महिलाएं हैं, महिलाओं से देखभाल करने वाले, और जो पुरुष होते हैं उनसे क्या है, कमाने वाले, कमाना, और इनसे क्या है, देखभाल करने वाले की भूमिका निभाने की क्या है, उम्मीद की जाती है। इसी तरह से क्या होता है कि कपड़े पहनने, खेलने या काम करने के तरीके को भी लिंग आधारित जो अपेक्षाएं होती हैं उनसे क्या है, जोड़ा गया है इसमें। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आता है आपका कि बच्चे के लिए जो खिलौने का चयन किया जाता है उसमें भी ये चीज़ होती है। लाइक जैसे कि जो आपका बॉय है, कि जो आपका बॉय होता है वो क्या है, वो कार से खेलेगा। किससे खेलेगा, कार से खेलेगा। लेकिन जो आपकी गर्ल होती है वो क्या है भाई, वो आपकी गुड़िया से खेलेगी। कैसे खेलेगी, गुड़िया से खेलेगी। तो ये भी एक लैंगिक भूमिका को सिखाने के तरीके होते हैं कि घर के काम का विभाजन, जो व्यवसाय में, ये सब भी लैंगिक अपेक्षा भी क्या है, इसका हिस्सा होती हैं आपकी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लर्नर्ड बिहेवियर है, अधिग्रहित जो व्यवहार है, वो लैंगिक भूमिका होता है आपका। ओके। क्योंकि जो लैंगिक भूमिकाएं होती हैं, जो आपकी जो जेंडर भूमिकारक जो होता है, ये क्या है, जन्मजात नहीं होता, जन्मजात नहीं होता ये आपका। ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना है आपकी। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि जेंडर एक कैसी संरचना है। तो ये एक सामाजिक संरचना है जिसे समाज के द्वारा ही क्या है, निर्मित किया जाता है। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगर ये क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है हमारा संयोजन और समावेशन जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किसकी पूरक प्रक्रिया या किसकी पूरक प्रक्रिया होगा, ये प्रक्रिया है। ठीक है। तो आपका यही है, यहाँ पे पूछा गया है कि जीन पियाजे जो हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो आपका संयोजन व समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया होते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें संरचनात्मक चित्रण, सेकंड आता है अग्रिम आयोजन, थर्ड आता है प्रतिकूलन और फोर्थ आता है सीखने का दूरस्थ क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि संरचनात्मक चित्रण। ठीक है, ये संरचनात्मक चित्रण जो है यही इसका पूरक प्रक्रिया होती है आपकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका क्या है? यही है संरचनात्मक चित्रण। इसको हम बोलते हैं, इसको हम स्कीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये स्कीमा होता है ये क्या है? ये संयोजन और समावेशन की क्या है? एक दूसरे की क्या है? पूरक प्रक्रिया आपकी होती है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो तुम्हारा आत्मीकरण होता है, क्या होता है? तुम्हारा आत्मीकरण होता है, जिसको असेम्बिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिमिलेशन कहते हैं जिसको। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है? व्यक्ति नई जानकारी या फिर नए अनुभव को जो उसके अंदर मौजूदा स्कीमा होता है उसमें क्या कर लेता है? शामिल कर लेता है इसमें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मान लो एक छोटा बच्चा है आपका। ठीक है, जो पहले केवल कुत्ते को देखता है। किसको देखता है? सिर्फ कुत्ते को देख रहा है। किसको देख रहा है? कुत्ते को देख रहा है। जब वो बिल्ली को देखता है तो उसे भी वो क्या करता है? कुत्ते के नाम से ही पुकारता है। यहाँ बच्चा बिल्ली और अपने कुत्ते वाले स्कीमा में क्या है? आत्मसात कर रहा है। तो इसी तरीके से इसमें आता है समायोजन, आता है आपका समायोजन। तो समायोजन का मतलब यहाँ है एकोमोडेशन, मतलब कि एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये तब होता है जब नई जानकारी या फिर अनुभव जो होते हैं वो हमारे जो भी मौजूदा हमारे जो स्कीमा होते हैं उसमें फिट नहीं बैठते हैं और व्यक्ति को अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को क्या करना पड़ता है? नया बनाना उनको पड़ता है। लाइक आपका क्या होता है इसमें कि एक एग्जांपल है कि बच्चा ये सीख रहा है कि बिल्ली जो है वो कुत्ते से क्या है? अलग होती है। जैसे वो म्याऊं की आवाज़ करने लग जाती है। अब वह बिल्ली और कुत्ते के लिए क्या है? अलग अलग स्कीमा क्या है इसके अंदर बना लेता है अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संयोजन और जो समावेशन है वो एक दूसरे की पूरक प्रक्रिया हैं। ये हमारा एक स्कीमा कहलाता है, संरचनात्मक चित्रण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कई सकल मोटर, मल्टी ग्रोस मोटर बोलते हैं जिसको, कौशल और स्थानिक जागरूकता समन्वय की आवश्यकता किस गतिविधि के लिए है? फर्स्ट ऑप्शन आता है फुटबॉल का खेल खेलना, सेकंड ऑप्शन आता है बड़े मॉडल का असेंबल करना, सी ऑप्शन आता है आपका संक्षिप्त निबंध लिखना, या आपका डी ऑप्शन आता है लघु मूर्ति चित्रण या चित्रित करना। तो कई सकल मल्टी ग्रोस मोटर कौशल, ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मल्टी ग्रोस मोटर कौशल के बारे में जो है बात हो रखी है। तो किस गतिविधि के लिए ये होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर इज़ इसका होगा आपका ए ऑप्शन कि फुटबॉल का खेल खेलने। ठीक है, क्योंकि जो फुटबॉल का खेल खेलने के लिए क्या होता है, जो तुम्हारी सकल मोटर होती है, जो आपका मल्टी ग्रोस जो मोटर होता है और जो आपका स्थानिक जागरूकता समन्वय की आवश्यकता जो है इसमें होती है। क्यों? क्योंकि इन कौशलों को विकसित करने में भी क्या करता है? मदद करता है ये। ठीक है, जैसे फुटबॉल में फुटबॉल के अंदर क्या होता है? जैसे फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल में क्या होता है? दौड़ना होता है आपका। क्या होता है? दौड़ना होता है आपका। ठीक है, ऐसे कूदने और गेंद को लात मारने के लिए भी क्या होता है मोस्टली कि जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है इसमें, जो स्थूल मोटर कौशल हैं आपकी। ठीक है, और साथ ही क्या होता है कि मैदान पर क्या होता है, जो अपने साथी होते हैं, मित्र होते हैं, की स्थिति को समझना और गेंद तक पहुंचने के लिए सही समय पर प्रतिक्रिया करने के लिए क्या है, उसका मतलब होता है स्थानिक जागरूकता और अच्छे क्या होते हैं? समन्वय की आवश्यकता आपको होती है इसमें। ठीक है, ग्रोस मॉडल स्किल जो होता है आपका सकल मोटर जो
स्किल होता है, कौशल होता है। इसका मतलब यहाँ यही है, आप पहले इसका मतलब समझो, आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि आंसर ये क्यों है। आपका जो सकल मोटर जो स्किल है, इसका मतलब ही आपका ये होता है कि हाथ आपके क्या हैं, हाथ आपके जो होते हैं पैर, आपके जो होते हैं धड़, इसकी जो बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करने वाली जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि हमारा, जैसे इसमें तो आ गया फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलने के लिए क्या करते हैं हम, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, किक मारना, ये सब होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी हो सकता था, सकल मोटर कौशल के किसके अंतर्गत आता है। आपको क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते, आपको दौड़ना दे देते, ठीक है, आपको कूदना दे देते, ठीक है, आपको इसके साथ किक मारना दे देते, किक मारना अगर हम बात करते हैं, तो ये सारे के सारे दे देते, तो उस और चौथा ऑप्शन कोई और दे देते, तो उससे क्या होता, उससे आप क्या है, आप इन तीनों ऑप्शन पे करेक्ट आंसर लगाते, क्योंकि इसमें क्या है, जो बड़ी मांसपेशियाँ जो होती हैं उनका क्या किया जाता है, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है, ये गतिविधियाँ हमारी। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करते हैं स्थानिक जागरूकता की, मतलब कि सेप्टियल अवेयरनेस का मतलब है आपका अपने आसपास का वातावरण। इसका मतलब होता है जो आसपास का क्या होता है, वातावरण। ठीक है, कि आसपास का वातावरण और अन्य लोग की स्थिति को समझना, मीन्स आसपास का जो वातावरण होता है और जो अन्य लोग होते हैं उनकी किस चीज़ को समझना, स्थिति को समझना होता है आपका किसके अंदर, स्थानिक जागरूकता के अंदर। और यहीं अगर हम बात करते हैं समन्वय की बात करते हैं, तो समन्वय का मतलब होता है शरीर के विभिन्न अंग, क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंग। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों को तब क्या किया जाता है, इन सारे अंगों को क्या किया जाता है, एक साथ, क्या किया जाता है, एक साथ काम करने की जो क्षमता होती है, जैसे कि आँख और पैर का क्या है, समन्वय। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, आँख और पैर, इसका क्या आपका समन्वय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आँख और पैर का क्या होता है, समन्वय होता है। तो फुटबॉल अगर हम खेल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, गेंद को सही समय पर किक मारना। ठीक है, किक मारना आपका किसके अंदर आ गया, मल्टीग्रॉस के अंदर आ गया। और वयस्क में हृदय स्वास्थ्य, सहनशीलता या मांसपेशी की ताकत क्या होती है, इससे गेंद को सही समय पर किक मारना ही आ गया, सकल मोटर के अंदर आ गया। नियंत्रित करने के लिए हाथ और पैर के बीच में क्या कर लिया हमने, समन्वय बना लिया, है ना। तो कहने का मतलब है कुल मिला के ये कि सकल मोटर में आपकी जो बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। लाइक हम किस में, फुटबॉल का खेल खेलने में हम बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं। संक्षिप्त निबंध लिखने में हमने हाथ से निबंध लिख दिया, लघु मूर्ति चित्रित करने हाथ से कर दिया, बड़े मॉडल का असेंबल करने के लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यही रहेगा, फुटबॉल का खेलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पठन से रिलेटेड है। ये पठन कौशल या पठन वैकल्य जैसे डिसलेक्सिया किस प्रकार की विकलांगता है, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे डिसलेक्सिया एक्स है, डिसलेक्सिया। तो पठन कौशल किस प्रकार की विकलांगता के अंदर आता है, अधिगम विशिष्टता के अंदर, गत्यात्मकता के अंदर, संवेदी के अंदर या व्यवहारात्मक के अंदर आता है। तो पठन कौशल किस प्रकार की विकलांगता के अंतर्गत आता है आपका, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन की अधिगम विशिष्ट। मीन्स ये जो आपका डिसलेक्सिया होता है, ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है, ये आपका एक पठन कौशल में क्या है, कमी है। क्या कहलाती है ये आपकी, डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन कौशल में एक प्रकार की क्या होती है, कमी होती है। और ये एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता कहलाती है, ये अधिगम विशिष्ट कहलाता है, ये बोल सकते हैं। या इसको SLD भी हम कहते हैं। SLD का मतलब है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं,
स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, जो क्या होती है, जो व्यक्ति की भाषा होती है, उसकी जो ध्वनि होती है उसको पहचानने और उन्हें अक्षर से जोड़ने और शब्दों को पढ़ने और समझने की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया क्या होती है, ये बुद्धि की कमी से संबंधित नहीं है भाई ये। ठीक है, जो आपका डिसलेक्सिया होता है ये आपका बुद्धि में कमी, अगर हम कहें कि भाई बुद्धि में कमी है तो इससे संबंधित नहीं होता ये, जबकि ये मस्तिष्क की सूचना संसाधित करने के तरीके में एक अंतर होता है। मतलब इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, जिसमें शब्दों को ध्वनियों से जोड़ना मीन्स डिकोडिंग जो होता है, या फिर शब्दों का सही उच्चारण करना शामिल इसमें होता है आपका। ठीक है, हम कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया एक विशेष प्रकार की सीखने की क्या होती है, अक्षमता होती है, जो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है, ये मुख्य रूप से पढ़ने को, किस चीज़ को करती है, ये करती है आपकी पढ़ने को क्या करती है, पढ़ने को प्रभावित करती है, और ये भाषा प्रसंस्करण से क्या होती है, आपकी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिकांश बच्चे किस अवस्था में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अनुसार वस्तु को क्रम में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें संवेदीगामक, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक, सी मूरत संक्रियात्मक, या डी आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन है आपका कि किस अवस्था में बच्चा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सूत्र के अनुसार वस्तु को क्या करता है, क्रम में व्यवस्थित करने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो ये कौन सी अवस्था कहलाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपने जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं दी थी उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, तो अगर वो पढ़ रखा है तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गैस करो। इसका जो करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका मूरत संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और ये जो आपकी अवस्था होती है ये होती है 7 to 11। इसमें क्या होता है, बच्चा 7 से 11 वर्ष की आयु का होता है और वो वस्तु को क्रम में व्यवस्थित करने में क्या है, सक्षम होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है वो वस्तु का आकार क्या होता है, वस्तु का आकार, ठीक है, वस्तु का आकार होता है, वजन होता है, ठीक है, वस्तु का आकार, वजन और अन्य गुणों के आधार पर समूह में वर्गीकृत और व्यवस्थित कर पाते हैं। ठीक है, मूरत संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल आपका स्टेज, ठीक है, ये भी कहते हैं। इस चरण में बच्चा क्या है, तार्किक सोच का विकास जो है शुरू हो जाता है। बच्चे में क्या होता है, जो आपकी मूरत संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें जो तार्किक सोच होती है, तार्किक सोच ये क्या होती है, ये स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, लेकिन वो जो ठोस चीज़ होती है, मूरत होती है, वस्तु के बारे में ही तर्क कर पाते हैं। ठीक है, जो अमूर्त होते हैं उनके बारे में नहीं कर पाते हैं। वस्तु को व्यवस्थित कर सकते हैं वो, जैसे आकार में, रंग में, लंबाई में, या फिर छोटे बड़े या उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना उसको, तो ये सभी चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको मूरत संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होता है, वस्तु को क्रम में व्यवस्थित करने में क्या है, सक्षम हो जाते हैं। ओके, और आपकी इसी तरीके से इनके बारे में पढ़ लो आप कि जो संवेदी आगामक होती है ये और ये
ये तो आपको पता लग गया। 7 से 11 ईयर का बालक होता है, इसके अंदर बच्चा होता है। अगर यहीं पे हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, संवेदी गामक की, तो इसमें बच्चे की आयु होती है जन्म से लेके 2 ईयर मतलब 2 वर्ष तक की होती है इसके अंदर। इसमें बच्चा क्या है, दुनिया को समझने के लिए जो उसकी इंद्रियां होती हैं, क्या होती हैं, इंद्रियां, जो उसकी इंद्रियां होती हैं, इनका क्या है, इनका उपयोग करना वो लग जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व संचालन। पूर्व संचालन आती है, ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है ये। और इसमें बच्चा क्या करता है, कल्पनाशील खेल का उपयोग करने लग जाता है। ठीक है। जो भाषा और कल्पनाशील, भाषा और कल्पनाशील, ठीक है, कल्पनाशील खेल है, उनका उपयोग करना शुरू कर देता है। और यहीं अगर हम बात करते हैं मूर्त की, तो मैंने क्लियर कर दिया। और औपचारिक वाला जो होता है, इसमें क्या होता है, 11 से अधिक, 11 से प्लस एज होती है बच्चे की, और इसमें वो अमूर्त चिंतन करना लग जाते हैं या विचार करने शुरू कर देते हैं आपके। ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।